अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अली चौहान एक और नहायत ही अहम वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है पिछले वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी, तो इस वीडियो को आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टैक्स टाइम करीब आ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करें। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मैं कि ये टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं बहुत जेनेरिक हैं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। आपका अपना पर्टिकुलर सिनारियो अपने आप इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के साथ ज़रूर डिस्कस करें। अब हम शुरू करते हैं अपने फेवरेट टॉपिक से। सुपर कंट्रीब्यूशन। ऑस्ट्रेलिया में कंसेशनल कंट्रीब्यूशन की लिमिट है $25,000। फ़र्ज़ करें आपकी इनकम है $100,000, तो आपके बिहाफ पे आपके एम्प्लॉयर ने 9.5% जो कि बनता है $9,500 आपके सुपर फंड में कंट्रीब्यूट करवाया होगा। सो दैट मीन्स कि अभी भी आपके पास जो गैप है वो गैप है $15,500 का। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट से सुपर फंड के अकाउंट में $10,000 जमा करवाते हैं तो पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपके एक जेब से पैसे गए दूसरी जेब में पहुंच गए, पैसे कहीं बाहर नहीं गए। इस पूरे प्रोसेस में आपको जो एडवांटेज होगा वो टैक्स सेविंग का होगा, क्योंकि आप इस 10,000 को एज एन एक्सपेंस एज ए डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं अपने टैक्स रिटर्न में। तो अगर आपकी इनकम $1,00,000 है तो आपका टैक्स रेट जो है वो है 37%। तो आपको $3,700 की तो ये सेविंग हो गई, प्लस 2% मेडिकल लेवी है, $200 की वो सेविंग हुई। तो ओवरऑल आपको $3,900 की सेविंग हो गई, सिंपली पुटिंग द $10,000 फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर पॉकेट। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अपने सुपर फंड को आप फ़ोन करें और उनको कहें कि मैं अपने सुपर फंड में कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, तो वो सिंपली आपको ईमेल कर देंगे और ईमेल में बता देंगे एक फॉर्म होगा उनका, वो फॉर्म फिल करना है आपने और उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स मौजूद होंगी। उस बैंक अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और वो फॉर्म फिल करके उनको जमा करा देना है। इट इज़ दैट सिंपल एज दैट। इसके अलावा सुपर कंट्रीब्यूशन में दो और चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं कभी और डिटेल में डिस्कस करूँगा उसको। एक तो है स्पाउस को कंट्रीब्यूशन। अगर स्पाउस में आप $3,000 कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको गवर्नमेंट 540 का रिबेट देती है। इसके अलावा एक और चीज़ है को कंट्रीब्यूशन। अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं सुपर फंड में तो गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे 50% कंट्रीब्यूट करती है आपके सुपर फंड में, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ $1,000। बट ये दो टॉपिक जो है इसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा इस वजह से इरादा है कि मैं एक सुपर कंट्रीब्यूशन पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ। इंशाल्लाह जब मौका लगेगा तो मैं आप ज़रूर बनाऊँगा इस पर वीडियो। इसके अलावा दूसरा अहम डिडक्शन है इनकम प्रोटेक्शन। अगर किसी ने इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी ली हुई है तो वो उसका प्रीमियम अपने टैक्स रिटर्न में एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकता है, विच इज़ वेरी गुड। कि जिस तरह की आजकल की वोलेटाइल सिनेरियो है तो इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी बाज़ औक़ात बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई लेता है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है अपने टैक्स रिटर्न में आप क्लेम नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है एज ए डिडक्शन आपके टैक्स रिटर्न में क्लेम करना। उसका एक वर्क अराउंड ये है कि अगर आपको वाकई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने सुपर फंड से ले लें। उसका जितना प्रीमियम बनता है, फ़र्ज़ करें उसका प्रीमियम बन रहा है $1,000, तो $1,000 जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, अपना $1,000 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर दें सुपर फंड में। तो इस तरीके से अदर वे राउंड आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी एज ए डिडक्शन क्लेम कर ली। अब हम बात करते हैं एक नहायत ही अहम पॉइंट की, अपने इन्वेस्टमेंट लॉसेस की। अभी जब कोविड-19 आया तो काफ़ी लोगों को शेयर्स में लॉस हुआ। तो कुछ दोस्त हमारे क्या कर रहे हैं कि वो अपने शेयर्स को सेल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं यार शेयर्स को हम सेल करेंगे तो हमें $10,000 का लॉस हो जाएगा। मेरा उनको मशवरा ये है कि अगर आपके पास पहले गेन मौजूद है $10,000 का, तो अगर आप इसको अपने लॉस को रियलाइज़ नहीं करेंगे तो आपको $10,000 पे $3,900 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इस लॉस को रियलाइज़ कर लें इस साल में ही, तो होगा क्या कि आपको टेक्निकली आपको जो लॉस होगा वो $6,000 का होगा। और इसके अलावा एक बात और है, जिन लोगों को सेंट्रल लिंक के बेनिफिट्स मिलते हैं तो उनको पता है कि सर्टेन इनकम थ्रेशोल्ड के बाद सेंट्रल लिंक के बेनिफिट 30% से कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने 10,000 का गेन दिखा दिया तो आपको सेंट्रल लिंक की बेनिफिट 30% से कम हो जाएगी, तो तकरीबन $3,000 वो भी कम हो जाएंगे। तो आपको टेक्निकली मैं कहता हूँ कि अगर आपको 10,000 का लॉस है और आपने शेयर्स आप सेल कर लेते हैं तो आपकी जो सेविंग होगी, क्योंकि आपकी इनकम $10,000 से कम हो जाएगी, तो आपको $3,900 की टैक्स में सेविंग होगी
उसके अलावा तकरीबन $3000 सेंट्रलिंक के बेनिफिट में भी आपका इजाफा होगा। तो तकरीबन $6000 की सेविंग है आपकी अगर आप उस सेंट्रलिंक के थ्रेशोल्ड में आते हैं। तो कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि यार ये शेयर इतना अच्छा है कि ये आज लॉन्ग टर्म में बड़ा बेनिफिट देगा आपको। तो मेरा मशवरा ये होता है कि इनको आज सेल करके अपना लॉस रियलाइज़ कर लो और टैक्स का एडवांटेज ले लो, फिर दोबारा आज बाय कर लो उनको लॉन्ग टर्म के लिए, आप कौन रोकता है। बट दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटजीज विच आई सजेस्ट। अब हम बात करते हैं रेंटल प्रॉपर्टीज़ की। अगर आपके पास पैसे हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेने के, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है कि जितने आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और उनमें अगर आपका एक्सपेंस आपकी इनकम से कम होता है, जिसको हम नेगेटिव गियरिंग कहते हैं आमतौर से, तो वो आपकी इनकम को ऑफसेट करता है, तो उससे भी आपको टैक्स में एडवांटेज होता है। एक मेरे दोस्त है, उनकी इनकम जो है 200,000 से अबव है, लेकिन उनके पास 4 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनका जो टैक्स रेट है ऑलमोस्ट उनको रिफ़ंड आता है $20,000 का, कभी $25,000 का, अच्छा खासा रिफ़ंड आ जाता है, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आउट ऑफ 3 ऑफ देम आर नेगेटिवली गियर्ड। नेगेटिवली गियर का मतलब है कि उनका एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है। और एक्सपेंस ज़्यादा होने की मेन वजह ये होती है कि आप क्योंकि लोन लेके मकान परचेज़ करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है उसमें, तो उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी नेगेटिवली गियर हो जाती है। इसके साथ साथ एक और मशवरा ये है कि अगर आपके पास आपका घर भी फाइनेंस है जिसमें आप रहते हैं, ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, और आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, तो आपको पता है कि घर पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपना, वो एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते अपने टैक्स रिटर्न में आप, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो एज एन एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो है फाइनेंस उसको बढ़ाना चाहिए आपको, और घर के फाइनेंस को आपको कम करना चाहिए। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप अपने बैंकर के पास जाएं और उनको बोलें कि यार मुझे अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फैसिलिटी लिमिट बढ़ानी है। तो वो उनको पता है, वो बड़ा सिंपली वो आपकी वैल्यूएशन करवाएंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है तो आपकी फैसिलिटी की लिमिट बढ़ जाएगी। फिर आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मेजर काम निकल के आ जाता है। फर्स्ट करें $10,000 का काम निकल के आता है, तो बजाय उसको क्या आप अपने पॉकेट से पे करें, आप $10,000 जो है आप अपनी लिमिट को बढ़ा लें, लोन लिमिट को, तो उससे आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस बढ़ जाएगा और आपको टैक्स में एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। वो $10,000 अपने आप घर में आप उसका लोन रिड्यूस कर लें या उसको ऑफसेट अकाउंट में डाल दें, तो घर का जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका कम हो जाएगा। तो वो आपके लिए एडवांटेज वाली बात है। एक और मैं ये बात करता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि यार हमें अपने घर का लोन कम करना है, तो मैं कहता हूँ बजाय इसके कि आप कम करें उसको, आप पैसे अपने ऑफसेट अकाउंट पर रखें। फ़र्ज़ करें 2 लाख आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो आपने ऑफसेट अकाउंट रख दिया और आपका लोन है $5 लाख का, तो टेक्निकली आप 3 लाख पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने हाउस बिल्डिंग लोन में। तो जब 3 लाख पे कर रहे हैं और आपका फ्यूचर में इरादा ये बनता है कि नहीं यार अभी जो हम घर है हमें चेंज करना है और हम जो है चाहते हैं कि दूसरा घर लें और इस घर को हमें बेचना भी नहीं है, तो आपका लोन जो है $5 लाख का इंटैक्ट है अपनी जगह पे। तो वो जो 3 लाख आपके पास एक्स्ट्रा, 2 लाख आपके पास जो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, वो आपने दूसरी प्रॉपर्टी में बाय करने में यूज़ कर सकते हैं। और जब ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी और इसकी लोन लिमिट 5 लाख की होगी, तो इसका इंटरेस्ट जो 5 लाख पे आएगा वो अपने टैक्स रिटर्न में एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप अगर अपना इंटरेस्ट, आपको लगता है कि अगले साल आपकी इनकम कम होगी, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है उसमें लगता है काफ़ी लोगों की जॉब्स जा भी रही हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है अपना इंटरेस्ट जो है अगले पूरे साल का अभी पे कर दें जून में। ये बैंकर्स के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है, उनको आप फ़ोन करें, वो कहें कि अगले साल का मैं इंटरेस्ट जो है एडवांस में पे करना चाहता हूँ इस साल, तो वो सिंपली आपको 3-4 रोज़ में आपको सेटअप कर देगा और आपको इनवॉइस भेज देगा और आप पे कर दिएगा। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि वो जो इंटरेस्ट आप पूरे साल का पे कर रहे हैं, तो इस टैक्स रिटर्न में आप क्लेम कर सकते हैं। और अगले साल अगर आपका कोई जॉब का सिनेरियो का पता नहीं है आपको, तो अगर इनकम कम होती है तो आपको इस साल में उसका एडवांटेज मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टेंट एसेट राइट ऑफ, जिसकी लिमिट है $1.5 लाख की, जो कि बिजनेसमैन का बड़ा फेवरेट है। और ख़ासतौर पर जो दोस्त हैं हमारे जो कार्स लेना चाहते हैं अपने अंडर द बिज़नेस, तो वो उनको चाहिए कि वो इसका एडवांटेज लें और कार परचेज़ कर लें। लेकिन कार की लिमिट जो है वो आपको पता है, मैक्सिमम लिमिट जो कार की $57,581 है। तो इससे ऊपर कार की लिमिट जो है आप डेप्रिशिएट नहीं कर सकते।
तो अगर इतने अमाउंट की गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं तो आप लेके उसको एज एन एक्सपेंस अपने टैक्स रिटर्न में, अपने कंपनी के रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब आ जाते हैं हम होम ऑफिस डिडक्शन के बारे में। कोविड-19 के दौरान काफ़ी लोगों ने घर से काम किया क्योंकि हर चीज़ लॉकडाउन हो गई थी। घर से काम करने में दो किस्म के एक्सपेंस आप क्लेम करते हैं, एक होता है रनिंग एक्सपेंस, एक होता है ऑक्यूपेंसी एक्सपेंस। जो सैलरी वाले हजरात हैं वो सिर्फ रनिंग एक्सपेंस ही क्लेम कर पाते हैं, बहुत कम होते हैं उनमें से जिनको ऑक्यूपेंसी एक्सपेंस का एडवांटेज मिलता है। तो रनिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है? रनिंग एक्सपेंस में आपका आता है हीटिंग एक्सपेंस, कूलिंग एक्सपेंस, लाइटिंग का एक्सपेंस, क्लीनिंग का एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। और ऑक्यूपेंसी एक्सपेंस में आता है जी आपका, अगर आपने मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी ली हुई तो उसका इंटरेस्ट, काउंसिल के रेट्स और रेंट वगैरह। होम ऑफिस डिडक्शन का क्लेम करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है शॉर्टकट मेथड, जो कि सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया गया कोविड-19 पीरियड के लिए, जिसका पीरियड है फ्रॉम 1 मार्च 2020 अंटिल 30 जून 2020 तक। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इसमें जितने भी आपने घर से काम किया, जितने आवर्स भी, उसको 80 सेंट्स पर आवर से आप मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और है फिक्स रेट मेथड, जिसमें उसका रेट है 52 सेंट्स पर आवर। उसमें आप जो है जितना भी पूरे साल आपने घर से काम किया उसको उस रेट से मल्टीप्लाई कर दें 52 सेंट से, तो वो आपका वो जो कवर करेगा 52 सेंट्स में, वो कवर करेगा हीटिंग का, कूलिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का और फर्नीचर की डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस क्लेम करेगा। इसके अलावा उसमें आप ऐड कर सकते हैं फ़ोन का, इंटरनेट का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का और सब्सक्रिप्शन वगैरह का एक्सपेंस उसमें आप और ऐड कर सकते हैं। तीसरा मेथड है एक्चुअल कॉस्ट मेथड। एक्चुअल कॉस्ट मेथड बड़ा सिंपल है। जो भी एरिया घर में आपका वर्क फ्रॉम होम के लिए बना हुआ है, उस एरिया के परसेंटेज निकालना है, घर के पूरे घर के फ्लोर की परसेंटेज पे, और जितना भी आपका एक्सपेंस घर पे हो रहा है उस परसेंटेज से वहाँ पे उसका निकालने कितनी कॉस्ट बनती है आपकी। तो आपके लिए ये नहीं, आप तीनों मेथड से अपना कैलकुलेट करके देखें होम ऑफिस डिडक्शन, जो मेथड आपके लिए फेवरेबल होता है उसको आप यूज़ करें अपने टैक्स रिटर्न में। और इसी टॉपिक पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले बनाई हुई है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं होम ऑफिस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। फिर एक मोटर व्हीकल एक्सपेंस। मोटर व्हीकल एक्सपेंस क्लेम करने के 2 तरीके हैं। एक तो है सेंट्स पर किलोमीटर मेथड और दूसरा है लॉग बुक मेथड। सेंट्स पर किलोमीटर मेथड का एडवांटेज ये कि बड़ा इजी मेथड है। 68 सेंट्स पर किलोमीटर के हिसाब से आपने अपना एक्सपेंस क्लेम करना है। बट डिसएडवांटेज ये है उसका कि उसमें कैप लगा हुआ है, मैक्सिमम $5,000 आप क्लेम कर 5,000 किलोमीटर आप क्लेम कर सकते हैं। तो 5,000 किलोमीटर क्लेम करने का मकसद ये कि मैक्सिमम जो है आप क्लेम कर सकते हैं $3,400 सेंट्स पर किलोमीटर मेथड में। लॉग बुक मेथड में ये है कि आप अपनी लॉग बुक मेंटेन करें फॉर 12 वीक्स और देखें कि आपका बिजनेस परसेंटेज कितना बनता है आउट ऑफ ये टोटल ड्राइविंग परसेंटेज का, और उस परसेंटेज से आप जितना भी आपका एक्सपेंस कार में हो रहा है, आपका रिपेयर का, आपके इंश्योरेंस का, आपके फाइनेंस का, उस परसेंटेज से आप डिटरमाइन करें कार की कॉस्ट और देख रहे हैं कितनी आपका एक्सपेंस आ रहा है। तो जो मेथड भी आपको सूट करता है उस मेथड से आप वो क्लेम कर सकते हैं। बट एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं मोटर व्हीकल का और कंपनी आपको कार अनाउंस नहीं दे रही, तो डेफिनेटली ATO आपसे क्वेश्चन करेगा इस बात का कि भाई इतना खर्चा कैसे हो रहा है आपका, जब आपकी कंपनी क्यों नहीं कार अनाउंस दे रही। तो ऑडिट होने के काफ़ी चांस है, ये भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा डिडक्शन है, वो है सेल्फ एजुकेशन डिडक्शन। अगर आप अपनी कोई एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं जो कि रिलेटेड है आपकी जॉब से, आप टैक्स में कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, आप या यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उसको भी आप अपने टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कॉमन सा है लॉन्ड्री और लॉन्ड्री और क्लोथिंग यूनिफॉर्म परचेस करने का, वो तो सबको ही पता है। एक है गिफ्ट एंड डोनेशन का। कि अगर आप जिस तरह के हालात चल रहे हैं कोविड-19 में, काफ़ी लोगों को ज़रूरत भी है इस वक्त पैसों की, तो अच्छा है कि आप हेल्प आउट करें लोगों को और उन ऑर्गेनाइजेशन को दें जिनके वो DGR स्टेटस है, तो उनका आप अपना कंट्रीब्यूट भी करें अपना फंड, और वो अपने टैक्स रिटर्न में आप क्लेम भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओवरऑल समरी में ये देना चाहूँगा कि जो भी आप एक्सपेंस क्लेम करते हैं अपने टैक्स रिटर्न में, उसके आपकी जॉब के साथ कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ATO आपसे पूछ सकता है कि यार इसका आपकी जॉब से क्या कनेक्शन है।
और वो एक्सपेंस के प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।